ना रूल बेस्ड सारा काम रहता है कि आपने नियमों को सीखा, आपने वाक्यों की बनावट को सीखा, आपने ये जाना कि हमारा एग्जाम का लेवल क्या है, हमारे कंपटीशन का लेवल क्या है, हम उसको किस लेवल पे तैयार करें, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पहला काम तो ये होता है। सेकंड वर्क है प्रैक्टिस शीट्स। हर टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड हो। वो शीट्स ये इशारा करती है कि आपसे सामने इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप रूल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी क्लास क्लियर है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। लगभग किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होता है जब भी ग्रामर क्लास होती है कि हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। जब सीट को सोल्व करते हैं सारे रूल पढ़ने के बाद, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात करो, नहीं पढ़ने वालों के लिए तो नहीं, जो लगातार क्लास को अटेंड करते हुए सारे रूल्स को समझ रहे हैं। अब जब उनके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो उनको लगता है कि हम सिर्फ 60 से 70% क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, उस शीट में हम 50% क्वेश्चन कर पा रहे हैं, किसी में 80% कर पा रहे हैं, 20% में अब भी हमारा कंफ्यूजन है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, नियम जो होते हैं ना, वो आपके दिमाग की नसों को खोलने का काम करता है कि ये बनावट इस प्रकार से होती है। इंग्लिश के पेपर को सोल्व करने के लिए 3 स्ट्रेटेजी होती है जो मैंने पहले भी बताई थी। सबसे पहले है रूल, सेकंड है एक्सेप्शन, अपवाद भी है हर भाषा में बहुत सारे, आपको वो पता होने चाहिए कि ये ऐसा होता तो ऐसा ही होता है, इसमें कोई रूल नहीं, ऐसे ही होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंस। आप कितने भी रूल पढ़ लो, अगर आपने वाक्य में सेंस नहीं लगाया, यानी अपना दिमाग अपनी अकल नहीं लगाई कि इसमें ये ऐसे होगा, उसमें वो वैसे होगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। टेक्निकल बंदों के लिए इंग्लिश बहुत आसान है। आपकी जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बात करूं, उसमें सबसे आसान इंग्लिश को माना जाता है। क्यों? अगर आपने उसके रूल को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर ली, ठीक है ना। कई बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, उनके 10 नंबर नहीं आ रहे या जिनके 11 नहीं आ रहे या 12 नहीं आ रहे। अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हो, नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा जाता है। तो अगर आप रूल नहीं पढ़े हैं तो सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है, अगर नहीं पढ़े हैं। सेकंड है प्रैक्टिस सीट्स, हर टॉपिक अगर आप सोल्व करें। फिर है तीसरा आपका पेपर। जैसा रूल भी पढ़ लिए, प्रैक्टिस सीट भी सोल्व कर ली, अब पेपर आता है तो उसमें नंबर 12 आ रहे, 20 तो नहीं आ रहे, 12 ही आएंगे, डोंट वरी। आप अगला पेपर करो, पेपर में गलती को सीखो कि ये गलती मुझसे क्यों हुई है, क्या ऐसा लगा जो मैंने नहीं पढ़ा, वो पेपर आपको सिखाएगा। जितने ज्यादा पेपर, जितने ज्यादा प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा इंग्लिश पे कमांड और उतना ही आपका पेपर आसान। दैट्स इट, नथिंग, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ आपके पेपर भी हो रहे होंगे, आपके प्रैक्टिस सेशंस भी हो रहे होंगे, और ये बच्चों वाली हरकतें भी, जैसे नर्सरी वाले बच्चे, ये कंपटीशन क्लास में ऐसा हो रहा है। चलो, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? देखो, फ्रीलांस एक्टिविटी है, आपको तो नरेशन पढ़ा दूंगा, आपको तो वॉइस पढ़ा दूंगा, आपको तो टेक्स्ट पढ़ा दूंगा, आपको तो आर्टिकल पढ़ा दूंगा। बेटा, पैसेज क्या करवाना होता है, बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में, चीज का ध्यान रखें। अगर आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं तो आप क्लास के बाहर जा सकते हैं, दरवाजा खुला है, ठीक है ना। यहाँ बातें सिर्फ उतनी होगी जो आपका डाउट है, आपसी बातचीत नहीं। बोर हो गए 1 घंटे, पढ़ा रहे होंगे आपको, अगर लंबे समय से बैठे तो आप बाहर जा सकते हैं, बट यहाँ बात ही नहीं होगी। पैसेज के लिए बच्चा कह रहा सर पैसेज पढ़ो, पैसेज में क्या पढ़ो, पैसेज में क्या पढ़ोगे, क्या पैसेज को पढ़ा जाता है? पैसेज के बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। पैसेज का जो आर्ट होता है डियर, वो होता है स्कीमिंग और स्कैनिंग का। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको पैसेज समझ में आ रहा तो पैसेज आपके लिए आसान है, पैसेज समझ में नहीं आ रहा तो पैसेज आपके लिए मुश्किल है। फाइनली क्या है इसका फिर सोल्यूशन, क्या है कंक्लूजन, क्या है कंक्लूजन? ये है कि आप रोज का एक पैसेज निकालें। 1 तारीख आज हो गई, 15 तारीख तक 15 पैसेज कम से कम सोल्व करें। वो करते और अच्छी बात है, पहले खुद सोल्व करें, फिर आंसर्स को देखें, फिर मैच करो कहाँ गलती हुई, प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से आपका 18, 20, 22, 23 तारीख को होने वाला एग्जाम आपके लिए आसान रहेगा। बस यही स्ट्रेटेजी है, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं को लेकर। अगला डाउट बोलो। वोकैब की शीट वगैरह कौन कौन सी चाहिए आपको, जो मिली है या नहीं मिली है? मैं, ठीक है, एक बच्चा लिखते चलो, उसकी फोटो खींच के सत्यान जी को भेजूंगा। वोकैब की शीट कोई सी नहीं मिली का मतलब क्या हुआ? क्या आपको एडम फ्रेजेस मिली है? क्या आपको वन वर्ड मिला है? एंटोनिम सिनोनिम कुछ मिला है? एंटोनिम सिनोनिम को छोड़ दो, एडम फ्रेज वन वर्ड। कितने बच्चों के पास लुसेंट की बुक है? प्रैक्टिस के लिए कई बच्चे लुसेंट की बुक रखते हैं,
कितने बच्चों के पास एसके अरिहंत या कोई और प्रैक्टिस बुक है? जो भी है, आप टीचर नोट के अलावा जो भी बुक्स रखते हो, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो बेटा। इसमें सबसे पहले वोकैब लिख लेना। मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम की शीट नहीं भेजूंगा, ठीक है ना, अभी इतना टाइम नहीं है। आप सिर्फ वोकैब लिख लो, मैं समझ जाऊंगा इसमें मुझे क्या भेजना आपको, ठीक है। इसके अलावा कौन सा टॉपिक है जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा? क्या आपने कभी क्वेश्चन टेक पढ़ा है? देखा ही नहीं? इसमें लिखो क्वेश्चन टेक। मैं आपको आज ही क्वेश्चन टेक की शीट भेजूंगा, ठीक है ना। साइलेंट साइलेंट साइलेंट। क्वेश्चन टेक की शीट सेंड करूंगा और क्वेश्चन टेक की शीट में आपको उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन टेक होता है क्या है, थोड़ा सा बताऊंगा अभी इसके बारे में, ठीक है। अगर आपने वो शीट सोल्व कर ली, कल उस शीट को मैं सोल्व करवा दूंगा, परसों जिस दिन आपके हाथ में आ जाएगी शीट उसके अगले दिन सोल्व करवा दूंगा। कल आ गई, चलो मंडे को करवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे सत्येंद्र जी को कह दूंगा सीधा उसका प्रिंट आउट लेना है, कुछ भी नहीं करना है, रीटाइप नहीं करना है, सब कुछ ओके, ऊपर मयूर का लोगो लगाओ और उसका प्रिंट आउट निकालो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप उसको संडे तक सोल्व करना। कुछ रूल्स में आपको भी बता दूंगा कैसे सोल्व होता है। मंडे को क्वेश्चन टेक लूंगा, एक क्वेश्चन आता है। तो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, कितने बच्चों ने प्रैक्टिस हो रहा थोड़ा थोड़ा मैच। एक बात फिर से कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल फीचर्स पे मत जाना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इतने लंबे लंबे सेंटेंस आई। आप छोटे छोटे वाक्य सोल्व करो, आपका वही लेवल है, आपके उसी लेवल पे। आप एनडी का पेपर निकालो ना, पिछले 3 सालों के एनडी के पेपर आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप वो ले लो, आप वो सोल्व कर दोगे। जो मैंने बताया था, पार्टिटिव, एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट देखना, वर्ब देखना, ठीक है। प्रेपोजिशन मैंने पढ़ा दिया। सिंटेक्स का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आने वाले कौन कौन से टॉपिक है वो सुन लो। टेंस का क्वेश्चन 100% आएगा। टेंस में कंडीशनल सेंटेंस की शीट मैंने आपको दी, टेंस और कंडीशनल सेंटेंस। डिस्कशन आई थिंक क्लास में हुआ कि नहीं हुआ, आपकी कोई डाउट नहीं होंगे, अगर होते तो आप पूछ लेते, तो पूछ लेना, ठीक है ना। जैसे उसमें जो भी डाउट हो पूछ लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं अच्छे से, पढ़ा तो है ना। देखो टेंस आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, नरेशन, एक्टिव पैसिव आएगा निश्चित तौर पर, सिंटेक्स आएगा। इन 4 को तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला। नाउन और प्रोनाउन में से एक पक्का आएगा, सही है। देखो पढ़ना तो सारा ही होता है, नाउन प्रोनाउन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। डिग्री का क्वेश्चन 100% आएगा, डिग्री एडजेक्टिव जो है। क्या आपको वो डिटरमाइनर पता है, क्यू, ए क्यू, द क्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनके बीच का कंफ्यूजन निकाल लेते हो, ठीक है ना, वेरी गुड। एक डिटरमाइनर की शीट और भेज दूं, थोड़ी टफ है वो, चलो मैं भेजता हूँ, आप देखना उसको कितना सोल्व कर पाते हो। डिटरमाइनर पर्टिकुलर तो सारा डिटरमाइनर डाल दिया मैंने एक जगह। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के बाद नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, टेंस हो गया, आर्टिकल की क्या स्थिति। पहले आपको सर ने पढ़ाया था, तो आर्टिकल के आपको रूल तो पता है सारे, ठीक है ना। आर्टिकल के रूल पढ़ते हैं जैसे लगता है इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। इनसे पीछे द लगा दो, इनके पीछे ए लगा दो, इनके पीछे एन लगा दो, ठीक है ना। वावल साउंड को फॉलो करो, यूनिवर्सल थिंग है, ये है वो, ये लगा दो, सारे रूल है, ठीक है ना। 50, 60, 70, 40 जो भी रूल है, सारे रूल आपने पढ़ लिए। फिर भी आर्टिकल का क्वेश्चन लेके बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल आसान टॉपिक नहीं, ध्यान रखना। आर्टिकल और प्रेपोजिशन ये दोनों सेंस बेस्ड है, आर्टिकल लगभग सेंस बेस्ड, ठीक है ना। तो रूल आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस अगर रूल बेस्ड आ गया तो वो तो पता ही होना चाहिए। बाकी आर्टिकल का एक ही सॉल्यूशन है, आप आर्टिकल की शीट सोल्व करो, मैं भी भेज दूंगा, नहीं तो इसके अलावा जो भी है तो मिल जाएगा। तो अभी भी जो शीट मैं आपको देने वाला हूँ, एक तो वोकैब की होगी, एक डिटरमाइनर की होगी, क्वेश्चन टैग हो गया, आर्टिकल की शीट देख लो। आर्टिकल देखो, आर्टिकल का क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड नहीं आता है। हाँ, आर्टिकल का क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब नीचे ए एंड द आएगा। हाँ, ऑप्शन बेस्ड एक आध बार आया तो वो डबल ऑप्शन वाले आते हैं, ऐसा हुआ है एक आध बार, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, नहीं आता, इसलिए हम इसको थोड़ा एरर वाले पार्ट पे लेते हैं।
डबल ऑप्शन आएगा ए द ए एन या एन द, डबल ऑप्शन वाला चलेगा। चलो इसके अलावा अभी और कौन सा टॉपिक रह गया आपका? रिमोलो 2 पढ़ने की आवश्यकता नहीं, नेवी वाले बच्चे पढ़ते हैं ज्यादा रिमोलो। पंक्चुएशन भी नेवी में आता है, एयरफोर्स देखने को। कंजंक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ, जोड़ी बेस्ड है, एक वर्ड को देख के अपन दूसरे वर्ड पे जोड़ी पे जाते हैं तो हमारा कनेक्टिव सोल होता है। प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ ली है, अगर रूल बेस्ड आता तो आप लोग पढ़ लोगे। फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ गई तो आराम हो, कोई ऐसा वर्ड आ गया कि आपको नहीं पता है इसका क्या होता है, अटेंटिव आ गया तो अटेंटिव टू ही लेगा, चाहे कुछ भी कहे। तो अगर आपको नहीं पता अटेंटिव तो फिर प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सा टॉपिक आपने आधा अधूरा पढ़ा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है या आपको कंफ्यूजन है, वो बताइए, जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है। मॉडल का क्वेश्चन कैसे आता है? देखो, अगर मॉडल का क्वेश्चन आएगा ना तो मॉडल आता है मॉडल प्लस टेंस, ठीक है ना। तो डालो भाई एक ऑप्शन, मॉडल की शीट, नहीं रहने दो, मॉडल वाले से रहने दो, अभी मैं बता दूंगा थोड़ा सा। देखो मॉडल का क्वेश्चन अगर आता है बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आसान है। कितने बच्चे ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, हाथ ऊपर। बहुत आसान सेंटेंस है ये, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ बच्चों ने बी भी कहा है, किसी ने नहीं कहा। सी ऑप्शन किसी ने कहा, नहीं आ सकता। डी ऑप्शन, सारे बच्चे ए पे ही जा रहे हैं। एक बार यहीं रुकना, ठीक है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता तो यहाँ पे मान लो मैं कहता यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, एंड यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे शुड और मस्ट दोनों आ सकता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इसकी कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा है जो कि एक टेंस की एडवर्ब है, समय को दर्शाने वाली एडवर्ब है। क्या है ये? यस्टरडे का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं? पास्ट में करते हैं। तो हमें ये कहना है, आपके अनुसार अगर आप ये चुनते हो तुम्हें वहां जाना चाहिए कल, क्या ये बात सटीक है? ये बात होगी तुम्हें वहां चले जाना चाहिए था कल, तुम्हें कल वहां चले जाना चाहिए। तो मॉडल को पास्ट में कैसे ले जाओ? बहुत आसान है। कैन का फूड पास्ट होता है, ए का माइट पास्ट होता है, बिल का वुड पास्ट होता है, शेल का शुड पास्ट होता है। यहाँ पे शुड खुद एक मॉडल है, शुड का पास्ट क्या होता है? शुड का प्रयोग हम रूटीन प्रेजेंट में कर रहे हैं, जिन मॉडल का बदलाव नहीं होता, शुड के साथ छेड़खानी कभी नहीं होती, शुडेड तो होता ही नहीं, कुछ का कोई दूसरा वर्ड नहीं है। मॉडल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? जब हम मॉडल को पास्ट में ले जाते हैं तो क्या करते हैं? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेशन, ये पैसिव वॉइस होता है, कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, पैसिव वॉइस है ये। आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट, या आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। ये प्रेजेंट टेंस, इसमें पास्ट क्या है? तो पैसिव वॉइस। मॉडल का पास्ट क्या बनेगा? मॉडल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड। अगर हमें किसी मॉडल को जो पास्ट में डायरेक्ट नहीं बदलता, डायरेक्ट बदलने का मतलब कैन का कुड हुआ, मे का माइट हुआ,
विल का वुड हुआ, इनका पास्ट बन गया, लेकिन शुड का क्या बने पास्ट, तो शुड हैव थर्ड फॉर्म। शुड का पास्ट क्या बनेगा, हैव थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखें मॉडल के साथ हमेशा हैव का ही प्रयोग होता है, कभी भी हैज नहीं आ सकता, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट का असर इस वर्ब पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दो वर्ब आ रही है, पहली हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, तीसरी मेन वर्ब है। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी एक सामान्य हेल्पिंग वर्ब है। तो मॉडल कहता है कि सब्जेक्ट के साथ मेरा रिलेशन, मॉडल कभी बदलता नहीं है सब्जेक्ट के अनुसार। आई है तो भी शुड है, यू है तो भी शुड है, ही है तो भी शुड है। तो मॉडल के साथ कभी भी हेज नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा हेव ही आएगा, चाहे वो हम विल के साथ लगा रहे हैं, चाहे शेल के साथ लगा रहे हैं, चाहे शुड के साथ लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में यस्टरडे आने की वजह से हम यहाँ पे ये कह रहे हैं तुम्हें वहां कल चले जाना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन आएगा यू शुड। बताइए किसको समझ में नहीं आया, प्लीज राइट डाउन। मैं मंडे से वही लूंगा, टॉपिक नहीं लूंगा, खाली सीटें सोल्व करवाऊंगा, ओनली सीट सॉल्यूशन। आप लोग अपने डाउट्स पूछते रहो और मंडे से खाली सीट सॉल्यूशन होगा। हाँ, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा, विल हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कैल हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा। विल का वुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर हम कौन से टेंस में उसको ले जा रहे हैं। जैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाते हैं तो आप विल हैव थर्ड फॉर्म पढ़ोगे, तो विल हैव थर्ड फॉर्म ये मॉडल ही तो विल क्या मॉडल ही तो, ठीक है ना। तो वुड कहाँ आता है, ये कंडीशनल सेंटेंस की अलग कंडीशन है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि वो मॉडल किस रूप में बदल रहा है। तो ध्यान रखना मॉडल का क्वेश्चन टेंस बेस्ड आएगा। विल का वुड होता है तो क्यों होता है, विल हैव थर्ड फॉर्म होता है तो क्यों होता है। यस, हैव यू डन। देखो जनरली अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जब भी कोई भी मॉडल हमें नजर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, कैन हो, कुड हो, शुड हो, वुड हो, तो मॉडल के साथ हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है। पहला स्ट्रक्चर तो ये होता है, जब हम इसका पैसिव वॉइस लेते हैं मॉडल होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब बी फॉर्म्स क्या होता है कि वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर और टेंस के ऊपर कि हम कौन सी बी फॉर्म वहां पर लगा रहे हैं। तीसरा होता है जो अभी हमने पढ़ा है, जब हम उसको पास्ट में लेते हैं मॉडल हुआ, हैव हुआ और एमवी की थर्ड फॉर्म होगी। ये कब होता है, जब हमारा फॉर्मेशन
पास्ट होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये हमेशा ही पास्ट में होता है। ये पहला एक स्ट्रक्चर है, बाकी इसका प्रयोग हम बिना थर्ड फॉर्म के भी कर सकते हैं। मॉडल हुआ, ए हुआ, थर्ड फॉर्म हुआ, इसका प्रयोग फ्यूचर के लिए भी किया जा सकता है। जैसे हम विल और शेल के साथ ए प्लस थर्ड फॉर्म को करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, मॉडल का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो स्कूल की तरह नहीं आएगा कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, उसके आगे लिखा हुआ एबिलिटी या कैपेसिटी, है ना, तो आपने कैन उठा लिया, एडवाइस हो गया तो आपने शुड उठा लिया, ठीक है ना, सजेशन हुआ तो ये उठा लिया, ये हुआ तो वो उठा लिया। तो बेसिक चीजें कि आपको पता है क्या है क्या कुछ नहीं है। मॉडल शायद आप सबको पता है, मॉडल होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूज्ड मॉडल की अगर मैं बात करूं तो वो नीड नोट हो सकता है, ought to हो सकता है, ये मॉडल्स होते हैं। नीड नोट का एफर्मेटिव नहीं बनता है, का सकारात्मक नहीं बनता है, डेयर नोट का एफर्मेटिव नहीं बनता है, ध्यान रखना। डेयर नोट ही होता है। अगर हम इसमें से नोट को हटा दें, नीड लिख दें, तो वो फिर मेन वर्ब बन जाएगा, मॉडल नहीं देता। ये हम पढ़ चुके हैं सिंटेक्स में क्लास। डेयर नोट है, उसका अगर आपने डेयर कर दिया तो वो फिर मेन वर्ब बन गया। यूज्ड टू है, इसका नेगेटिव नहीं होता है, यूज्ड नॉट टू नहीं होता, या यूज्ड नॉट टू या डिड नॉट, ऐसे नहीं होता कुछ। यूज्ड टू में से टू को हटा दिया तो फिर ये इनकरेक्ट हो गया, फिर ये मेन वर्ब हो गया अगर अकेला यूज्ड का वर्ड है। क्या होता है यूज्ड टू, के बच्चों को नहीं पता? यूज्ड टू जिनको नहीं पता प्लीज हाथ ऊपर कर ले कि नहीं पता ये क्या होता है। देखो यूज्ड टू होता है पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट। एक तो होता है कि अपन ने पास्ट में कोई काम किया, जैसे मैं कल शादी में गया, मैं परसों उससे मिला, मैंने खाना खाया, मैंने मिठाई खाई, मैं 5 साल पहले वहां गया, मैं 10 साल पहले मिला, ये तो पास्ट का सेंटेंस होता। एक होता है हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी आदतें होती है। तो मैं कहता हूं कि मैं ये काम किया करता अलोन। मैं कहूं कि मैं मयूर डिफेंस एकेडमी में पढ़ाया करता था, अगर मैं यहाँ पे पढ़ाता था, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं जा चुका। आप यहाँ से जाने के बाद तो हम मयूर में रहा करते थे, ठीक है ना। एक सर आते थे जो हमें पढ़ाया करते थे, एक नहीं कई सर आते थे पढ़ाया करते थे। हम वहाँ हॉस्टल में रहा करते थे, ठंडे पानी से नहाया करते थे, वहां पे सत्येंद्र जी हमें ये पढ़ाया करते थे, ठीक है। आप किसी एक्शन में इन्वॉल्व है या कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व है तो पास्ट हैबिट आता है। एक एग्जांपल लेता हूं, आपने कहा आई यूज्ड टू बंक द क्लास, when I was in the 10th standard या 10th क्लास भी कह सकती हूँ। आपने कहा जब मैं 10वीं में था या 11वीं में था या 6वीं में था या 12वीं में था, क्लास को बंक किया करता था। एक हैबिट थी मेरी, रूटीन हैबिचुअल एक्शन पे काम किया करता था। आई यूज्ड टू बंक द क्लास व्हेन आई वाज इन द 10th स्टैंडर्ड। ध्यान रखिए, अगर यूज्ड टू का क्वेश्चन आता है तो आपको पास्ट की कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कराएगी। जब मैं हॉस्टल में था, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं 10 साल का था, जब मैं बचपन में था, जब मैं बच्चा था, जब मैं वहां काम करता था, ऐसा कोई भी ना कोई पास्ट का इंडिकेशन आएगा। क्या मतलब, वो एक हैबिचुअल एक्शन। तो फिर आपको लेना है यूज्ड टू, चाहे आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, कोई भी एक्शन हो उसके लिए आएगा यूज्ड टू। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब पास्ट हैबिट होती है तो क्या प्रेजेंट हैबिट नहीं होती या फ्यूचर हैबिट नहीं होती है? बताओ यस या नो। होती है तो क्या होती है? और क्या हम यूज्ड टू में बदलाव कर सकते हैं? इसमें तो बदलाव नहीं होगा, इसमें बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, मॉडल में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। फिर अपन को प्रेजेंट हैबिट बतानी होगी तो क्या करेंगे? प्रेजेंट हैबिट यानी कि अभी ये काम ही किया करता हूं, इसका मतलब हमारा वो अभी एक्टिव एक्शन है जिसमें अभी हम इन्वॉल्व है। और प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं।
जैसे हम अपनी हॉबीज बताते हैं ना कि आपकी हॉबी क्या है, अपनी हॉबीज हमेशा कॉन्टिन्यूस में बताई जाती है। दूसरा ऑप्शन इन्फिनेटिव का भी, लेकिन बेस्ट है कि हम कॉन्टिन्यूस में बताएं। तो आपने कहा माई हॉबीज आर डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग। अभी थोड़ी डांस कर रही, लेकिन हॉबी है तो उसको आईएनजी में बताया। तो प्रेजेंट हैबिट हमेशा किसमें बताई जाती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अभी की क्या हैबिट्स है? मेरी हैबिट्स है गोइंग टू जिम, डांसिंग, प्लेइंग, या और भी कोई आपकी हैबिट है। फ्यूचर हैबिट कोई नहीं बता सकता, फ्यूचर हैबिट का कोई सेंटेंस नहीं। अब भविष्य में क्या आदत होगी ये कौन बताएगा? कि मैं अगले साल से एक काम शुरू करता हूँ, स्मोकिंग करना शुरू करता हूँ और मेरी आदत बनेगी। ये शुरू करूंगा सेंटेंस हो सकता है, बट आदत बनेगी ये कैसे कहा जाएगा? चलो इसको लिखो। एंड प्लीज कीप क्वाइट, डोंट टॉक। बातें नहीं भी, बातें नहीं। क्वार्टर टू क्या होता है? देखो, शुड का मतलब सलाह देना है, अपन किसी को एडवाइस देते हैं। मस्ट का मतलब ये होता है कि ठीक है, हम सलाह के तौर पे कोई बात कर सकते हैं। जो नेसेसिटी में जाता है, जरूरी में जाता है, उसके लिए अपन मस्ट का प्रयोग करते हैं। मैंडेटरी जो चीज होती है ना, उसके लिए मस्ट लगाते हैं। मैंडेटरी जानते हो आप लोग? कंपल्सरी और मैंडेटरी में क्या फर्क है? नहीं, कंपल्सरी में क्या होता है कि ये मान लो चीज जरूरी है आपके लिए। मान लो कि जैसे आपके लिए स्कूल यूनिफॉर्म कंपल्सरी है, लेकिन अगर आप कभी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए, यूनिफॉर्म होता है या ड्रेस कोड होता है, जनरली ड्रेस काफी कॉमन बोला जाता है ना। जैसे एक आता है ड्रेस कौन पहन के नहीं आया, विदाउट ड्रेस कौन है उसको बाहर कर दो। विदाउट ड्रेस का मतलब होता है बिना कपड़ों में कौन है उसको बाहर कर दो। यहीं से अंग्रेजी गलत शुरू हो गई है, ठीक है ना। स्कूल से ही ऐसा माहौल है, हमारा कल्चर में भी ऐसी जगह पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े, ऐसे होता है विदाउट ड्रेस बाहर आ जाओ, उड़ के बन जाओ सारे। तो किसी ने ये नहीं कहा कि सर मैंने तो ड्रेस पहनी है। विदाउट ड्रेस मतलब जो न्यूड है, नेक्ड है, जिसने कपड़े नहीं पहने। तो विदाउट ड्रेस कोड होना चाहिए या विदाउट यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। अभी काफी सुधार हो रहा है, धीरे धीरे इंग्लिश पे वर्क हो रहा है सब जगह। तो ये कहना चाहिए पीटीआई जी को कि ड्रेस कोड में कौन नहीं बाहर आओ, या विदाउट यूनिफॉर्म कौन है बाहर आओ। तो ये तो हो गई बात ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म की। कंपलसरी है भाई, स्कूल है तो यूनिफॉर्म तो पहनना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं पहन के आए तो पनिशमेंट मिल जाएगा, फांसी तो नहीं चढ़ाएंगे। ये तो है नहीं कि आपने ये नहीं किया तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती।
थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हुआ तो पनिशमेंट हो जाएगा। मैंडेटरी क्या होता है कि मैंडेटरी होगा, अगर वो नहीं है तो उसके बिना काम नहीं हो सकता भाई। आपको फ्लाइट में बैठना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मैंडेटरी है। आप एयरपोर्ट पे जाके कहते हो कि काम चला लो, नहीं चल सकते। ऐसे लगेगा वीजा कहाँ पे प्लेस होगा आपका एयरपोर्ट पे जाने से पहले, ठीक है ना, स्टैंपिंग कहाँ पे होगी, पासपोर्ट तो चाहिए। ये मैंडेटरी पार्ट होगा, के बिना चीज हो ही नहीं सकती पूरी तरीके से। इंसान को जीने के लिए काफी चीजें मैंडेटरी होती है, खाना पानी हवा ये सब चाहिए, ह्यूमन के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी में तो अल्टरनेटिव आ जाता है, या जरूरी है ना हुआ तो कोई मरने वाली स्थिति नहीं, मैंडेटरी में उसके बिना काम हो नहीं सकता। मैं कहां पे था, ऑड टू पे। शुड में सामान्य सलाह है, मस्ट में मैंडेटरी आता है, करना पड़ेगा। और ऑट टू में क्या आता है, ऑट टू होता है नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी। जहां भी नजर आती है अपन ऑट टू लेते। एक अपन मोरल ड्यूटी का सेंटेंस लेते हैं, बातें बन गई। मैंने कहा यू ऑट टू ओबे एल्डर्स, यहां पे लिख देता हूं, यू ऑट टू सबसे अच्छा सेंटेंस है ये, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या वी ऑट टू ओबे एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ओबे यानी सम्मान, एल्डर्स यानी बड़ों। अब यहाँ पे ऑट टू आया, आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में, स्कूल बुक में, टेक्स्ट बुक में सैकड़ों जगह यहाँ ऑट टू की जगह मस्ट लिखा हुआ नजर आ सकता है, तो लिखा हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना। आप कहोगे सर क्या सही है और क्या गलत है, सभी सही है। बिल्कुल सारे सही है, ठीक है ना। अब होता है क्या है कि वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो वहां पे बात को किस तरीके से कहते हैं। लैंग्वेज है ना ये, जो आप पढ़ रहे हो, आप भाषा ही तो है। लैंग्वेज इंसान का मूड भी कहती है, उसका मूड क्या वो कहेगा जो बोलेगा। इसीलिए एक्टिव और पैसिव बना है, इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बना है। इंसान का मूड ही तो है, मूड मीन्स लैंग्वेज, फीलिंग्स से लैंग्वेज निकलती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मेरा मन हुआ इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी। जब एक से काम चल रहा तो दूसरा क्यों बना, मूड के लिए, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज में ऐसा होता है। तो यू शुड में क्या होता है, एक सजेशन है, या तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, तुम्हें बड़ों की तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है तुम लोगों में, मैनर्स नहीं है, मैनर मत बोलना, मैनर तो अलग होता है, मैनर्स नहीं है, ये भी फर्क है दोनों। इस बच्चे में मैनर्स नहीं है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी, सलाह दी, यू शुड ओबे एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्टली एक इंस्ट्रक्शन सी चलिए। यार क्या बेटा तुम ऐसे क्यों करते हो, थोड़ा प्यार से समझा रही हूँ, यू मस्ट ओबे एल्डर्स, जरूरी है, ये बड़े हैं आप, ठीक है। एक वाक्य नेतृत्व करते हैं, हमें इन सबको फॉलो करना चाहिए, तो वी ought to obey others। तो ग्रामर कहती है कि तीनों सही है, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए ना तो इसको लेना सबसे पहले। अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए तो सबसे पहले इसको लेना। इस प्रकार की अगर कोई बात हो जहां पे नेतृत्व कर्तव्य नजर आए, तो एक नंबर पे ought to ले लेंगे, दो नंबर पे मस्ट रखेंगे, पे शुड रखेंगे, डिपेंड करता सेंटेंस के ऊपर। लिख लो जो भी मैंने, आपको लग रहा है कि मुझे ये लिखना चाहिए।
नौजवानों बढ़े आगे। ठीक है, ऐसे मिक्स क्लास चलती रहेगी, जहां जहां डाउट्स है वो आते रहेंगे, रूल्स को यार आते रहेंगे। देखो क्वेश्चन टेक की अभी अपन बात कर रहे थे। देखो एक क्लास हुई थी आपके सिंटेक्स में, नीड नोट और डेड नोट, क्या आपने पढ़ा था? कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा? अब सही के लिए पूरी क्लास को मैं कैसे लूँ? एक दो एग्जांपल ले लें। देखो जब भी सेंटेंस में मॉडल होता है, भी अपन एक रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट होगा प्लस मॉडल होगा एक बार सभी बोर्ड पे देख लो। अभी जो मैंने मॉडल के 3 स्ट्रक्चर लिखे थे उसमें सबसे पहला यही था, है ना। नीड नोट का मतलब आवश्यकता नहीं, डेड नोट का मतलब हिम्मत नहीं, डेयर का मतलब हिम्मत होता है। अकेला नीड और अकेला डेयर मेन वर्ब ध्यान रखें। नीड नोट और डेड नोट आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा आई नीड नोट मीट हिम, मुझे उससे मिलने की आवश्यकता नहीं है। आई सब्जेक्ट है, नीड नोट मॉडल है, मीट मेन वर्ब है, हिम मेरा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है जब सेंटेंस आता है, में एरर के तौर पे आई नीड नोट टू मीट हिम ये लिखा हुआ आता है, ठीक है। और ऐसा लगता है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नीड नोट टू मीट आ रहा है तो लगता है ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब के बीच में टू आता है, क्योंकि नीड और मीट की आता है जब दोनों मेन वर्ब होते हैं। बट यहाँ नीड नोट क्या है? मॉडल है। तो रूल कहता है कि किसी भी मॉडल और मेन वर्ब के बीच में कभी आता है। आप किसी भी मॉडल को उठा के देखो और किसी भी हेल्पिंग वर्ब को उठा के देखो, सामान्यतः इंफिनिटिव को अगर मैं छोड़ दूं, मॉडल और मेन वर्ब के बीच में आई कैन डांस होता, आई कैन टू डांस नहीं होता, आई कैन नॉट डांस होता। अब कोई भी एग्जांपल सोचो मॉडल का दिमाग में, मॉडल के बाद तुरंत मेन वर्ब आ रही है, कोई टू नहीं लग रहा, तो उसमें यही गलती है, हमें ये नहीं लेना है और इसको डायरेक्ट लेना है। ऐसे डेड नोट हो जाएगा। दूसरी बात, नीड नोट और डेड नोट जब ये मॉडल है तो मॉडल में कभी भी अस या ईएस नहीं लगता है। आप किसी भी मॉडल में अस ईएस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे शी है ना, तो भी यहाँ पे नीड नोट ही होगा, शी है यहाँ पे तो डेयर नोट ही होगा। एक एरर ये भी आता है कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ शी के साथ कई बार डेयर्स नोट या नीड्स नोट लिख दिया जाता है, जो कि दोनों गलत है। शी के साथ नीड्स या डेट्स का लगना मेन वर्ब का इशारा है, लेकिन शी के साथ नीड नोट और डेड नोट का लगना मॉडल का इशारा है, और मॉडल में ये नहीं लगता साफ कभी, ठीक है। तो शी के साथ भी डेड नोट, आई के साथ भी डेड नोट, शी डेयर नोट मीट मी, हिम्मत नहीं है मुझसे मिलने की, तो शी डेड नोट मीट मी डायरेक्ट चलेगा। आ गया समझ में? ऐसे आते हैं आपके मॉडल के क्वेश्चन, डेड नोट और डेड नोट लिख लेना जिसको भी आवश्यकता हो। क्वेश्चन टेक क्या कह रहे हैं, सबकी नजर बोर्ड पे दोस्तों की है जी। इसकी सीट आज भेज दूंगा, कल और परसों का टाइम है, मंडे को 1 ही घंटे की क्लास लूंगा 1 आवर की, और आप पूरा सोल्व करेंगे, उसमें आंसर है तो मैच कर लेना, नहीं तो डाउट है तो वो कर लेना। देखो कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, जैसे ही took टी, उसने चाय पी, एक नॉर्मल सा सेंटेंस आपके सामने आया, ठीक है। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग क्या कहता है कि अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस आया, अगर वो हमारा सेंटेंस, देखो बदलाव कैसे होता है, चेंजेस कैसे होता है, बदलाव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे? अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव होता, पहला चेंज तो ये करते हैं, तो हमें इसका नेगेटिव बनाना है, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका एफर्मेटिव बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके सामने जो सेंटेंस आए ना,
आपको सबसे पहले तो ये देखना कि वो एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक फ्यूचर बनेगा, नकारात्मक है तो सकारात्मक फ्यूचर बनेगा। यहां तक आ गया सब कुछ। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम करना है टेंस का देखना कि उस सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, मॉडल है। प्रेजेंट पास्ट में भी कौन सा वाला है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्टिव है, कौन सा है। जब टेंस का पता कर लेंगे तो अब उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे ये सेंटेंस का कौन सा टेंस, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। सभी बच्चों को पता चल रहा है इसका कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल आपने कहा, ठीक है। दूसरी बात, ये एफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, एफर्मेटिव। तो आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव का क्या बनाना है, नेगेटिव करना है। फिर टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्वेश्चन बनाने के लिए, जिससे प्रश्न शुरू करें। क्या होता है, डिड। में आपने क्या पकड़ लिया, डिड। सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो इसका क्या करना है, नेगेटिव। तो डिड का नेगेटिव क्या होता है, डिड नॉट। लेकिन क्वेश्चन टेक क्या कहता है कि वो कहता है कि आप जो क्वेश्चन टेक बनाओगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड लोगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लेना। डिड नॉट सही नहीं रहेगा, आपको डिडंट लेना है। डू नॉट सही नहीं होगा, आपको डोंट लेना है, ठीक है ना। ऐसे कोई भी वर्ड निकल कर आए। विल नॉट सही नहीं होगा, आपको वोंट लेना है। जो इनका एब्रीविएट फॉर्म होता है उसको एब्रीविएट फॉर्म कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म गलत है कहना, शॉर्ट फॉर्म तो अलग होता है, ये संक्षिप्तीकरण है, एब्रीविएशन। तो आप उनको एब्रीविएट करोगे, डिडंट करोगे। तो पहला काम तो आपको क्या करना है, एफर्मेटिव नेगेटिव देखना है, टेंस का पता करना है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तीसरा जो काम होता है वो होता है प्रोनाउन का। ठीक है ना, सेंटेंस में क्या प्रोनाउन आया है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, फ्रेंड्स हुआ तो दे बनाएंगे, व्यक्ति विशेष हुआ तो प्रोनाउन बनाएंगे। प्रोनाउन दिया है तो ले लो, नहीं दिया है, नाउन है तो उसका प्रोनाउन बनाओ। रमेश आया तो ही लेना पड़ेगा हमें, सीता आया तो शी लेना पड़ेगा। पहले से शी लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन क्या लिखा है, बस ये दो तीन चीजें सेट करना। तो जब हम इसका क्वेश्चन टेक बनाएंगे, ही टुक टी, तो क्वेश्चन टेक बनेगा से डिडंट ही, और आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, डॉट 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 रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन टेक का अर्थ क्या होता है, क्यों बना इंग्लिश में। क्वेश्चन टेक ये कहता है कि अगर जब हम कभी ऐसा वाक्य कहते हैं कि उसने चाय पी, और फिर हम कहते हैं क्या नहीं पी, तो ये क्वेश्चन टेक। वो कल यहाँ आई, क्या नहीं आई, ये क्वेश्चन टेक, ठीक है ना। उसने एग्जाम दिया, क्या नहीं दिया, ये सेंटेंस नेगेटिव होता है। वो वहां नहीं गया, क्या गया, यानी सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। क्वेश्चन टेक क्या आ गया, एफर्मेटिव। सेंटेंस एफर्मेटिव, क्वेश्चन टेक क्या आ गया, नेगेटिव। बेगजी सर कल यहाँ नहीं आए, क्या आए, नहीं, सेंटेंस क्या है, बेगजी सर कल यहाँ नहीं आए। क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, क्या आए, एफर्मेटिव बनेगा। सत्येंद्र जी कल सालासर गए, क्या क्वेश्चन टेक बनेगा, क्या नहीं गए। पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा, खाली एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू एफर्मेटिव। तो लिखो, फिर थोड़ी और चर्चा करते हैं। क्या हुआ, ये
चलो कौन कौन से टॉपिक भेजने हो दिखाओ जरा। चलो बच्चों बातें बंद। यहां तक किसी का डाउट? देखो क्वेश्चन टेक में चलो ये चीज आप सीख चुके हो कि हमें एक तो एफर्मेटिव नेगेटिव देखना है। कुछ वर्ड्स क्या होते हैं नेगेटिव सेंस रखते हैं। नो वन कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। ध्यान रखिए, नो वन आया, नोबडी आया, नथिंग आया, ये नेगेटिव वर्ड्स है। तो अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस का कोई वर्ड होता है, इसका मतलब वाक्य क्या है? नेगेटिव। तो उसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? एफर्मेटिव। आपका एग्जाम इतना आसान नहीं आएगा, ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ स्टार्टिंग है, शुरुआत है। तो आपको सेंटेंस का सेंस भी देखना है। अगर वाक्य में नोट नहीं है तो पूरा पढ़ लेना कि उसमें नोबडी, नथिंग ऐसे वर्ड्स तो नहीं जो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टेक एफर्मेटिव जाएगा। प्रोनाउन आप ले लोगे, प्रोनाउन में इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप ही, ए, वी जो भी आएगा वो ले लोगे। एब्रीविएशन फॉर्म भी ले लोगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक अलग एब्रीविएशन पे चलते हैं। जैसे ऐड हो गया वो, नेक्स्ट हुआ था, मैं कहूं कि आई एम ए, मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है। इसका क्वेश्चन टेक बनेगा क्या मैं नहीं हूं, है ना। तो बनाओ कैसे बनेगा? ऑप्शन क्या हो रहे हैं, जैसे आपने क्या पाया, आई प्रोनाउन है, सिंपल टेंस है, एम हेल्पिंग वर्ब दे दी अगले ने, या तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हमें उसी का क्वेश्चन टेक बनाना है। तो सिंपली अगर हम रूल की बात करें, एम से मैंने शुरू किया तो बना एम नोट, और एम नोट को मैं कह दूंगा यहाँ पर एमंड। हाँ एक मिनट, है ना, बिल्कुल सही है, नहीं बनता है। तो यहाँ पे एम दिखा, मैंने बनाया एमंड आई टू करके क्वेश्चन, तो ये गलत हो गया। हम सामान्य वाक्यों में एमंड लिखते हैं, एम नोट लिखते हैं, आई एम नोट की चीज, ये गलत थोड़ी है, सही है। क्वेश्चन टेक में ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्वेश्चन टेक कहता है कि एम और नोट बनकर एमंड नहीं बनते साहब, आपको इसको करना पड़ेगा आरंट आई, आरंट, ठीक है ना। यानी कि एम नोट का क्वेश्चन टेक बनेगा, आई मीन एम का जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो क्या बनेगा? आरंट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे विल का भी ध्यान रखना है, लेट के रूल भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं पहले आप सीट को सोल्व करें, राइट डाउन। आपको कई जगह उसमें चैलेंज आएगा, तो सोल्व करें, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे मंडे को।